हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ईडीयू अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक। तो आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हमने जहां कल से हमने छोड़ा था, हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था बिकॉज ऑफ ए पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ का यूज करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एक पॉइंट चार्ज का किसी भी पॉइंट पे, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हुआ तो गॉस लॉ का हम कैसे यूज करेंगे। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको अब सेकंड में बताता हूँ। सेकंड में क्या बताता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ सेल। एक सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ सेल। सेल को बोलने का मेरा क्या मतलब हुआ, ये एक मेरा हॉलो स्फीयर है। ये एक हॉलो स्फीयर है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है सिग्मा, ठीक है। सिग्मा है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हमें क्या करना है, इसके किसी इनर पॉइंट पे, सपोज यहाँ पे R पे E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे एक पॉइंट है R डिस्टेंस पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E2 है, और इसका रेडियस हमें गिवन है। रेडियस इसका कितना गिवन है, हमें R गिवन है। तो हमें बताना है E1 और E2 की वैल्यू क्या है, ये चीज हमें बताना है, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ ए सेल हमें बताना है कि क्या वैल्यू आएगी। तो सबसे पहली कंडीशन में देखता हूं, जब मेरा क्या है, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R है, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, दैट मीन मैं किसकी बात कर रहा हूं, E2 की बात कर रहा हूं। ये सेल है, सेल पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, एक गॉसियन सरफेस लूंगा। ये मेरा सेल हो गया, सेल के आउटर में मैं एक गॉसियन सरफेस लूंगा। आपको मैंने बताया था अगर स्फीयर है तो गॉसियन सरफेस हमारा कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। यहां से अगर हम देखें इस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। यहां पे चार्ज डेंसिटी हमें कितना दिया हुआ है, सिग्मा, ठीक है। सिग्मा हमें चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। अब हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इसको हमने E2 माना हुआ है, ठीक है। तो आप वही फॉर्मूला लगा दो गॉस लॉ का, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही तो होता है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप सभी पॉइंट पे देखो, किसी भी स्फीयर के पॉइंट पे देखो, तो इसके कारण बिकॉज ऑफ सिमेट्री के कारण अगर कोई चार्ज आप यहाँ पे लेते हो स्फीयर पे, यहाँ पे, और एक चार्ज आप यहाँ पे लेते हो, दो चार्ज में जनरल चार्ज दिखा रहा हूं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, ठीक है। दोनों के कारण इस डायरेक्शन में आएंगे, दोनों का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ आएगा, ठीक है। दोनों का कंपोनेंट कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा, कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ हमें कौन सा कंपोनेंट मिलेगा, सिर्फ जो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वही कंपोनेंट मिलेगा। ऐसा आप किसी भी एलिमेंट के लिए कर सकते हो, किसी भी दो एलिमेंट के लिए अगर आप करोगे तो यही वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मिलने वाला है, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में ही हमें मिलेगा। तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम क्या लिख सकते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E ds कॉस ऑफ थीटा। थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हमने 0 डिग्री लिख दिया। Q इनक्लोज हमारा कितना है, Q इनक्लोज कितना है, सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। यही तो है, सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर डिवाइडेड विथ एप्सिलॉन नॉट, यही तो आएगा। अब आप cos 0 की वैल्यू जानते हो, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। cos 0 की वैल्यू 1 होगी, और E आपका क्या है, E आपका कांस्टेंट होगा, क्योंकि डिस्टेंस हर जगह कांस्टेंट है, तो E क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। किसी R डिस्टेंस पे हम देख रहे हैं, E हमारा बाहर आ गया। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, कितना मिल जाएगा हमें, ds इक्वल टू सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर
बाय एप्सिलॉन नॉट, यही तो मिलेगा। अब अगर हम ds का इंटीग्रेशन करें तो आप एक स्फीयर है ये, एक स्फीयर का एरिया कितना आता है, एक स्फीयर का एरिया मल्टीप्लाइड विद 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है ना, ये मिल जाएगा आपको। तो यहां पे अगर आप वैल्यू रखते हो सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। अब अगर आप e की वैल्यू लिखते हो, E2 हमने निकाला था ना, E2 की वैल्यू अगर आप लिखते हो तो कितना आएगा बताओ आप, सिग्मा r स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। ये जब r आपका ग्रेटर देन r है तब वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। इसको आप फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। ठीक है, लिख लिया होगा आपने, तो ये आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। अब हम देखते हैं जब हमारा ये सेल के अंदर हम देखते हैं कितना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो सेल के अंदर की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा सेल है, ठीक है। इसके अंदर हम एक गॉसियन सरफेस से जूम करेंगे, वो क्या होगा, स्फेरिकल होगा। यहां से डिस्टेंस r पे हमने एक गॉसियन सरफेस से जूम कर लिया। तो आप बताओ, बिकॉज ऑफ सिमेट्री की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे तो वहां पे क्या आ रही है, सिमेट्री आ रही है। तो इसकी वजह से आप क्या लिखोगे, वही फॉर्मूला लगाओगे, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इक्वल टू Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड विद एप्सिलॉन नॉट, ये लिखोगे आप, Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड विद एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे अगर आपको E निकालना है तो आप जानते हो क्या आएगा, यहां पे इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा, Q इनक्लोज कितना है बताओ आप, जो भी चार्ज है, ये अगर सेल है तो जो भी चार्ज रहेगा वो इस सरफेस पे रहेगा। इसका मतलब इसमें कोई भी चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है, इसके अंदर में हमारा कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आ जाएगा 0 आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहां पे हमारी क्या है, दो पॉसिबिलिटी है, इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखो, दो पॉसिबिलिटी है E डॉट ds के 0 होने की। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो E वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, E वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए ds वेक्टर के। दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ E वेक्टर 0 हो जाए, या तो E वेक्टर ds वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए। दोनों में से एक कंडीशन आएगी हमारी। तो अब बताओ आप, ds तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, ds तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस है तो इसका कुछ ना कुछ एरिया तो आएगा ही आएगा, तो ds कभी 0 नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन या तो ये कंडीशन में से कोई एक कंडीशन आएगी। तो हम क्या बोलेंगे, E वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर टू ds वेक्टर तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब क्या है, हमारा E वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो अगर हम अब लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। तो किसी भी सेल पे अगर कुछ चार्ज दिया हुआ है तो उसके कारण इनर पार्ट पे क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, 0 आता है। फटाफट आप नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, अब वहां पे आपको गिवन है एक सॉलिड स्फीयर है आपका, ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर में आपको इनर पॉइंट पे और आउटर पॉइंट पे आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। सॉलिड स्फीयर का चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है, ठीक है ना, सॉलिड स्फीयर का चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है। तो यहां पे अगर हम देखें तो इसको मैं मान लेता हूं 2 हो गया हमारा, बिकॉज ऑफ, यहां पे ये हमारा तीसरा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ
सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा हमें ये बताना है, ठीक है ना। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये हमारा एक सॉलिड स्फीयर है, ये एक सॉलिड स्फीयर है, गिवन है, ठीक है। ये एक सॉलिड स्फीयर है जिसपे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी गिवन है, कितना है, रो है, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। अब यहां पे दो पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। एक पॉइंट यहां पे है, यहां पे हमने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा E1, और एक पॉइंट हमारा कहां है, बाहर है, यहां पे, इस पे मान लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं R ग्रेटर देन R, ठीक है ना, स्मॉल r इज ग्रेटर देन R, ठीक है। तो अगर हम देखें पहली कंडीशन में हम लोग देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। अगर ये ग्रेटर देन कैपिटल R है तब क्या होगा, तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो हमारा ये स्फीयर हो गया, इसके बाहर हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे, एक गॉसियन सरफेस हम लेंगे, ठीक है। ये हमारा एक गॉसियन सरफेस है। अब यहां से अगर इसकी डिस्टेंस देखें तो ये कितनी है, R है, ठीक है, ये R डिस्टेंस है। अब हमें निकालना है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, इंटीग्रेशन E डॉट ds, दोनों वेक्टर में रहेगा, इक्वल टू Q इनक्लोज्ड, Q इन डिवाइडेड विद एप्सिलॉन नॉट, यही तो मिलेगा हमें। अब बताओ आप Q इनक्लोज कितना मिलेगा, यहां से Q इनक्लोज अगर आप निकालोगे तो हमें कितना मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, E ds cos थीटा में लिख देता हूं इसको, आपको इसको मैं cos थीटा लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पे अब वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है, तो Q इनक्लोज कितना आएगा, 4/3 पाई R क्यूब इंटू रो, ये हमारा चार्ज डेंसिटी आएगा, डिवाइडेड विद एप्सिलॉन नॉट। अब आप बताओ किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखो तो यहां पे भी वही कंडीशन आएगी जो हमने सेल में देखा था, जो हमने सेल में देखा था। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। तो cos थीटा हमारा क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा, तो E हमारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमें, E ds cos ऑफ 0 इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब रो डिवाइडेड विद एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यही मिलेगा हमें। अब हम देखते हैं, अब E को हम बाहर कर लें, अगर E को बाहर कर लें तो क्या हो जाएगा हमारा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds, ds मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4/3 पाई R क्यूब इंटू रो डिवाइडेड विद एप्सिलॉन नॉट, ये मिलेगा। अब हम अगर E की वैल्यू निकालें, E इंटू इस एरिया वेक्टर को अगर हम इंटीग्रेट करें तो कितना मिलेगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, यही तो मिलेगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। यहां से अगर अब हम निकालें तो क्या मिल जाएगा हमें, 4/3 पाई R क्यूब इंटू रो डिवाइडेड विद एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम E की वैल्यू लिखें, E हमारा कितना है, हमने क्या लिया था, आउटर पॉइंट पे E2 लिया था, E2 हमारा कितना मिल जाएगा, 4/3 पाई R क्यूब इंटू रो डिवाइडेड विद 4 पाई R स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ये मिल जाएगा हमें। तो 4 पाई से चाहो तो आप 4 पाई को कैंसिल कर सकते हो, तो E2 कितना मिल जाएगा आपको, अगर E2 आप लिखोगे तो कितना मिल जाएगा, R क्यूब रो डिवाइडेड विद R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी आउटर पॉइंट पे, ठीक है। फटाफट लिख लो, फिर हम लोग इनर पॉइंट पे निकालते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा आपने, ठीक है। अब चलो हम लोग इनर पॉइंट पे निकालते हैं, किसी भी इनर पॉइंट पे। तो हम इनर पॉइंट के कंडीशन में क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन हमारी, जब R हमारा लेस देन कैपिटल R है
तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा एक स्फीयर हो गया, ये एक स्फीयर हो गया, इसके अंदर में हम कोई एक गॉसियन सरफेस लेंगे, गॉसियन सरफेस है ये हमारी, ये डिस्टेंस कितना है r गिवन है, ठीक है। और अब हमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना आएगा, ठीक है। तो अगर हम बिकॉज ऑफ सिमेट्री देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डेल्टा एस वेक्टर की डायरेक्शन में होगी, दोनों इसी डायरेक्शन को पॉइंट करेंगे, ठीक है ना, सिमेट्री के कारण। अगर आप सिमेट्री के कारण देखोगे तो आप इमेजिन कर पाओगे कि ये क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे। तो अगर अब हमें निकालना है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट ds वेक्टर, दोनों वेक्टर रहेंगे, इक्वल टू यहां से क्या मिल जाएगा, q इनक्लोज कितना मिलेगा, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इंटू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ये मिलेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप जानते हो ये कितना देगा, E डॉट ds क्या देगा, E ds cos थीटा क्या होगा, cos 0 मिलेगा तो E इंटू ds मिल जाएगा। तो मैं E को बाहर निकाल लेता हूं और ds को मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, ds कितना मिल जाएगा बताओ आप, 4/3 पाई r क्यूब रो बाई एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा। अब अगर मैं ds को इंटीग्रेट करूं तो कितना मिलेगा मुझे, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, यही तो मिलेगा, इक्वल टू 4 पाई r क्यूब रो बाई एप्सिलॉन नॉट, यही मिलेगा। अब 4 पाई से हमारा 4 पाई कैंसिल हो सकता है, यहाँ बाई 3 भी है, ठीक है ना, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो 4 पाई से 4 पाई हमारा कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से हमारा r क्यूब कैंसिल हो गया। तो E अगर हमें निकालना है तो कितना मिलेगा, r इंटू रो डिवाइडेड विथ 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी E की वैल्यू आ जाएगी जब हमारा r लेस देन कैपिटल R होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, क्या हमने दिखाया हुआ है, ये है हमारा E1 है, ठीक है। तो इसको भी आप फटाफट नोट डाउन कर लो, ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं इसको रब करता हूं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एक लाइन चार्ज अगर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर हमें गिवन है तो उसकी वजह से हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलेगा, ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम लोग देखते हैं। तो क्या हम देखते हैं, हम एक लीनियर चार्ज के कारण देख लेते हैं। नंबर 4 पे क्या है, बिकॉज ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, यहां पे नहीं रहेगा, बिकॉज ऑफ ए लाइन चार्ज, क्या आ जाएगा यहाँ पे, लाइन चार्ज के कारण हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग लीनियर चार्ज के कारण देखें, ये एक लीनियर चार्ज है, ये कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसकी चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है, चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी, लैम्डा है। अब हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस हम एज्यूम करेंगे, यहाँ पे हमारी एक गॉसियन सरफेस हो जाएगी, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस हो गई हमारी, हमने मान लिया हमें किस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, P पे, और P की कितनी डिस्टेंस है, D है, यहां से डिस्टेंस कितनी है, D है। D डिस्टेंस पे हमें निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना है जो D डिस्टेंस पे है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें दी हुई है, तो किसी पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो अब अगर मैं इसको लिखूं, यहाँ पे आप जानते हो, यहाँ पे अगर आप देखो तो इनफाइनाइट चार्ज होने के कारण सभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और अगर आप एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखो तो ये आपका एक सिलेंडर बन रहा है, यहां से एक वायर पास कर रहा है, तो सिलेंडर के किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी और आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये जो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या आ गए, सेम डायरेक्शन में आ गए, ठीक है ना। तो यहां से आप समझ सकते हो कि कैसे दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे। तो आप क्या करोगे, यहां इंटीग्रेशन ले लो आप किसका, E डॉट ds वेक्टर, ठीक है, ये ले लो आप इंटीग्रेशन। और अब क्या मिल जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q इनक्लोज
बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो मिलेगा आपको। अब यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दो तो ई डॉट डी एस कितना मिलेगा, इंटीग्रेशन ई डी एस, यही तो मिलेगा, कॉस ऑफ जीरो मिल जाएगा आपको, कॉस ऑफ 0 डिग्री इक्वल टू क्यू इनक्लोज कितना आएगा, इस सिलेंडर के कारण क्यू इनक्लोज कितना आएगा बताओ आप, 2 पाई डी, इसका क्या होगा, सर्कमफेरेंस होगा, और इसकी लेंथ हम मान लेते हैं एल है, इसकी लेंथ कितनी हम मान लेते हैं एल है, इंटू एल, 2 पाई डी इंटू एल, ये इसका क्या आ गया, एरिया आ गया, इसको आप, ये इसका एरिया आ गया, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें बतानी है ना, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें पता है, तो एल इंटू लैम्डा कर देंगे हम, एल इंटू लैम्डा कर देंगे बस, एल इंटू लैम्डा हमें क्या मिलेगा, चार्ज इनक्लोज मिलेगा, डिवाइडेड विद एप्सिलॉन नॉट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप अगर cos 0 आप देखो, cos 0 कितना मिल जाएगा, 1 हो जाएगा आपका, तो यहां से E आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, E आपका बाहर आ गया, क्योंकि आप जानते हो सारे पॉइंट पे E हमारा क्या होगा, सेम होगा। अगर इस सिलेंडर के अंदर से वायर जा रहा है तो इस सिलेंडर के चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, सभी तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ds इंटू एल लैम्डा एप्सिलॉन नॉट, यही तो मिलेगा। अब E ds को अब आप क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट अगर आप करोगे तो ds को कितना मिलेगा बताओ आप, 2 पाई डी इंटू एल, 2 पाई डी इंटू एल, यही तो मिलेगा, इक्वल टू एल लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप एल को एल से कैंसिल कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको बताओ आप, ई वेक्टर कितना मिल गया आपको, लैम्डा बाई 2 पाई डी एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया किसी भी पॉइंट पे बिकॉज ऑफ ए लाइन चार्ज। यही आपने देखा था, अगर इनफाइनाइट चार्ज था तो हमने वहां पे क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने निकाला था, अगर आप चेक करना चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड आया था हमारा के लैम्डा बाई 2 के लैम्डा बाई डी आया था, यही तो आया था हमारा 2 के लैम्डा बाई डी, जो हमने इनफाइनाइट चार्ज, लाइन चार्ज के कारण हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो अब यहाँ k की वैल्यू आप अगर रखोगे तो यही वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, इसमें अगर आप 2 को 4 से कैंसिल करो तो कितना मिल जाएगा आपको, 2 पाई डी मिल जाएगा, ठीक है। तो यही वैल्यू आ जाएगी, तो इससे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आ गया बिकॉज ऑफ ए लाइन चार्ज, फटाफट आप नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ठीक है। कर लिया होगा। अब हम देखते हैं कोई सिलिंड्रिकल वायर के कारण जिसके सिर्फ सरफेस पे चार्ज है, ठीक है ना। अब हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन अब हम बना के देखते हैं, ठीक है ना। ये हमारा एक प्लेनर सीट के कारण भी देख लेते हैं, पहले एक प्लेनर सीट के कारण देख लेते हैं। ये कितना था हमारा, 3 था, 4 था, अब हम 5 देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ इनफाइनाइट प्लेन सीट, ठीक है ना, इसके कारण हम देखते हैं, ठीक है, प्लेन सीट के कारण देखते हैं। तो ये क्या है, हमारा एक प्लेनर कोई सीट है हमारा जो बहुत ही बड़ा है, ठीक है ना, बहुत ही बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इस पे क्या मानेंगे, गॉसियन सरफेस मानेंगे, ठीक है। ये हमारा एक गॉसियन सरफेस हो गया, सिलिंड्रिकल मानेंगे हम यहाँ पे, ये हमारा एक गॉसियन सरफेस हो गया, ठीक है। इसको आप डॉट से दिखा लो, ठीक है। ये हमारा एक गॉसियन सरफेस हो गया, इसकी चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है डेल्टा है,
ठीक है। डेल्टा इसकी चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है। अब हमें बताना है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा किसी भी पॉइंट पे। ये पॉइंट मैंने मान लिया P है, तो P पॉइंट पे इस इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है, इधर भी इनफाइनाइट तक गया हुआ है, इधर भी इनफाइनाइट तक, इधर भी इनफाइनाइट तक है ये, और इधर भी किधर कितना है, इनफाइनाइट तक है, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है। तो आपको बताना है कि किसी भी पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको एक गॉसियन सरफेस मान लें जिसकी इधर जितनी लेंथ है सेम लेंथ इधर भी है। तो इधर भी इसकी लेंथ क्या है, सेम है। जो लेंथ अगर मान लो इसकी हमने L मानी है, L लेंथ इधर भी है, ठीक है। इस पॉइंट पे हम लोग देखते हैं, तो दोनों पॉइंट पे आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। अगर यहाँ पे देखो और अगर आप यहाँ पे देखो तो दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। अगर मैं फ्लक्स लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, क्लोज इंटरवल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू, इसको मैं बोल देता हूं सरफेस 1 और इसको मैं बोल देता हूं सरफेस 2, और जो कर्व्ड है हमारा उसको हम क्या बोल देते हैं, सरफेस 3, जो कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, Q इनक्लोज, Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सभी सरफेस से देखेंगे कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो E डॉट ds को हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमें सभी सरफेस का अलग अलग देखना पड़ेगा। तो इस सरफेस, कर्व्ड सरफेस के कारण हम देखते हैं, तो E डॉट ds वेक्टर फॉर्म में रहेगा, और ये किसके लिए रहेगा, कर्व्ड सरफेस के लिए, कर्व्ड सरफेस के लिए रहेगा, प्लस इंटीग्रेशन E ds, E डॉट ds सरफेस 1, ये कर्व्ड सरफेस हमारा क्या है, सरफेस 3 है, ठीक है। सरफेस 2 के लिए ये हो गया, प्लस इंटीग्रेशन E डॉट ds वेक्टर, ये सरफेस 3 के लिए हो गया। तीनों सरफेस के लिए हमने लिख लिया। अब हम यहां पे देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू होगी Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी। अब बताओ आप, कर्व्ड सरफेस के कारण आपने देखा होगा, अगर ये इनफाइनाइट शीट है तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, सिर्फ और सिर्फ इसी डायरेक्शन में होगा, और ये भी किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो कर्व्ड सरफेस पे अगर एरिया वेक्टर आप देखो तो इधर है, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, परपेंडिकुलर है। तो हम क्या बोल सकते हैं, फॉर कर्व्ड सरफेस, फॉर कर्व्ड सरफेस E वेक्टर परपेंडिकुलर टू ds वेक्टर, यही होगा। E वेक्टर और ds वेक्टर आपके क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू 0 आएगा सरफेस 3 के लिए। ये कितना आ गया हमारा, 0 आ गया कर्व्ड सरफेस के लिए। अब हम अगर 2 और 3 के लिए देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर 2 एंड 3, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर 2 एंड 3 अगर आप देखोगे तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इंटीग्रेशन हम देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेशन अगर आप 2 और 3 के कारण देखोगे तो कितना मिलेगा आपको, E ds cos ऑफ थीटा, पहले इसको आप इस तरीके से लिखो, E ds, और ये कितना मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन, ये सरफेस 2 और 3 के लिए दोनों के लिए सेम आएगा। मैं सेम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या होंगे, सेम आएंगे, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन होगा आपका E ds cos ऑफ थीटा, तो थीटा आपका 0 डिग्री हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा ये आपको, इंटीग्रेशन E ds मिलेगा। अब यहां से E आपका बाहर आ जाएगा, E आपका बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन कितना मिल जाएगा आपको, ds मिल जाएगा। तो अब अगर ये सारी वैल्यूज, इसको आप मान लेना इक्वेशन नंबर 1, इसको आप मान लेना इक्वेशन नंबर 1 मान लेना आप इसको। अगर मैं ये वैल्यूज इसमें रख दूं, इक्वेशन नंबर 1 में रख दूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स ऑफ E इंटीग्रेशन ds इक्वल टू
क्यू आप कैसे निकालोगे, सिग्मा आपको दिया हुआ है चार्ज डेंसिटी और इसकी मान लो रेडियस आपने ली हुई है, रेडियस नहीं, इसका डायरेक्ट आप एरिया ही लिख दो, एरिया मान लो है इसका a बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो आएगा, यही आएगा। अब ds की वैल्यू अगर आप रख दो 2e, ds की वैल्यू कितनी आएगी, ds की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, जो एरिया आपने यहां पे रखा है वही एरिया तो आएगा, क्योंकि एरिया यहां पे जो है वही एरिया यहां पे भी है, तो जो इंक्लोज है वही एरिया आएगा आपका a, तो ये आ गया सिग्मा इंटू a बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर आप a और a देखो तो कैंसिल हो जाएगा, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो तो कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आता है हमारा इनफाइनाइट सीट के कारण। ठीक है, ठीक है ना। इसके पहले हमने इनफाइनाइट सीट के कारण हमने निकाला हुआ था, हमने कितना निकाला था, E इक्वल टू 2 पाई के इंटू सिग्मा, यही तो हमने निकाला हुआ था, यही हमने निकाला हुआ था। तो इसमें अगर आप k की वैल्यू रख दो तो 2 पाई इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा, ये आ गया। तो 2 पाई से 4 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ तो यहाँ 2 मिल गया, तो कितना मिल गया आपको, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही वैल्यू आ रही है जो हमने निकाली थी पीछे। तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपकी वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है ना, तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलो कर लिया होगा आपने नोट डाउन, तो अब मैं इसको रब करता हूं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, एक हमारा सिलिंड्रिकल वायर है, एक सिलिंड्रिकल वायर है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है। ठीक है ना, ठीक है, कितना भी चाहूं तुझे, तो अब हम देखते हैं सिलिंड्रिकल वायर, सिलिंड्रिकल वायर। ठीक है, सिलिंड्रिकल वायर के कारण हम लोग देखते हैं, सिलिंड्रिकल वायर के कारण अगर हम देखते हैं तो क्या आएगा हमारा सिलिंड्रिकल वायर के केस में, तो इसको हम क्वेश्चन की तरह लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, ये आपका एक सिलिंड्रिकल वायर है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दी हुई है, कितनी है, सिग्मा है, इसकी रेडियस कितनी है, r है, सिलिंड्रिकल वायर है जिसके सिर्फ सरफेस पे चार्ज है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, कंडक्टिंग वायर भी आप बोल सकते हो। कंडक्टिंग वायर को आप जो भी चार्ज दोगे सब कहां चला जाएगा, उसके सेंटर पे चला जाएगा। ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, तो अभी के लिए बस इतना जानो कि कंडक्टिंग वायर अगर है, उसको कंडक्टिंग कोई भी सरफेस है, जो भी आप उसको चार्ज दोगे वो सब कहाँ पे मूव कर जाता है, सरफेस पे मूव कर जाता है। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी हुई है। अब हमें क्या बताना है, इसकी रेडियस है कैपिटल R हमें गिवन है। अब हमें बताना है R लेस देन कैपिटल R पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, और कैपिटल R ग्रेटर देन कैपिटल R पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो R अगर लेस देन कैपिटल R पे अगर आप बताते हो तो आप क्या करोगे, इसको आप एक गॉसियन सरफेस मानोगे। एक गॉसियन सरफेस आपका क्या हो जाएगा, वो एक सर्कुलर सिलेंडर होगा। R लेस देन R की अगर बात करते हो तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी R, तो ये आपका क्या होगा, एक सिलिंड्रिकल डायमेंशन होगी। ये देखो मैंने उसका क्रॉस सेक्शन दिखाया, वायर का क्रॉस सेक्शन है, ये क्या है हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शन ऑफ, एकदम लाइट मूड में पढ़ना। ठीक है ना, अगर आप थोड़ा सा भी बोझ लोगे दिमाग पे कि क्या हो रहा है कैसे आ रहा है तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो एकदम लाइट मूड में होके पढ़ना, आपको सब समझ में आएगा बिल्कुल बढ़िया से, है ना। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल एकदम मस्त होके पढ़ाई करो, है ना। कोरोना का टाइम है, बार बार मत निकलो और आराम से घर पे रह के पढ़ाई करो। ठीक है, यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो हम क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू q इनक्लोज q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर हम यहां से निकालें q इन, अगर हम देखें E डॉट ds अगर आप देखो तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री ये क्या होगा, E डॉट ds हम ऐसे ही रहने देते हैं, E डॉट ds को अभी एज इट इज रखते हैं,
ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अगर आप चार्ज इंक्लोज देखो तो चार्ज तो इसके सिर्फ सरफेस पे है, तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इन आपका 0/ε0। अब हमें क्या मिल गया, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस मिल गया, कितना 0 मिल गया। अब ये 0 कब हो सकता है, दो कंडीशन है, ई वेक्टर या तो परपेंडिकुलर हो डीएस वेक्टर के, या दूसरी कंडीशन क्या है, ई वेक्टर आपका 0 हो। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखो तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री आप क्या बोल सकते हो, ई वेक्टर और डीएस वेक्टर कभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकते, तो ये कंडीशन तो आपकी खत्म हो गई कि ई वेक्टर और डीएस वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो एक ही कंडीशन आती है जब आपका क्या हो, ई वेक्टर आपका 0 हो। ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो, 0 हो, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, ई हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। ये आ गया हमारा इनर सरफेस। अब हम देखते हैं आउटर साइड पे क्या आएगा। आउटर साइड पे अगर हमें देखना है, दूसरा देखते हैं आर ग्रेटर देन आर, ठीक है ना, रेडियस आर से बड़ा है ये आर, तो यहां पे आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसका वही क्रॉस सेक्शन एरिया आप दिखा रहा हूं मैं, ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया, ठीक है, जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, डॉटेड लाइन से हमारा क्या हो गया, गॉसियन सरफेस हो गया। तो यहां पे ये रेडियस कितनी है, आर है, और ये रेडियस मैंने मान लिया स्मॉल आर है, ठीक है। अब हमें यहां पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। अब मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं कि जब मैं इसको वायर की तरह दिखाता हूं, तो वायर की तरह जब मैं दिखाऊंगा तो इसका लेंथ कितना मैं ले रहा हूं, ये मैंने इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया आपको वायर का, तो इसका लेंथ मैं L ले रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं, इसकी लेंथ कितनी मैं ले रहा हूं, L ले रहा हूं, ठीक है। तो अब मुझे दिखाना है इंटीग्रेशन E डॉट ds वेक्टर इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यही आएगा। अब हम देखते हैं, अब हमें इसकी क्या दी हुई है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें दी हुई है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हैं हम, ई डी एस कॉस थीटा, और ये कितना मिल जाएगा, क्यू इन कितना मिल जाएगा, आप क्यू इन की वैल्यू बताओ। अगर ये लेंथ एल है तो आप क्या लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर, इसमें क्या मिलेगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल, 2 पाई आर आएगा ना, 2 पाई आर इंटू एल रखोगे आप, 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल इंटू सिग्मा डिवाइडेड विद एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा, ठीक है। अब आप ई और डीएस वेक्टर को देख लो। अब अगर आप इसको एक वायर की तरीके से देख रहे हो तो आप यहां पे इमेजिन करोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी, और यहां पे अगर आप डीएस की डायरेक्शन देखो तो वो भी यही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस सेम डायरेक्शन में है, तो कॉस 0 मिलेगा हमें। तो कितना मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ई डीएस कॉस ऑफ 0 इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, 2 पाई आर एल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर एल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा। अब मैं क्या कर सकता हूं, ई को मैं बाहर ले सकता हूं क्योंकि ई मेरा हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा। अब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा किसको, डीएस को, अब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। तो अगर मैंने डीएस को इंटीग्रेट कर दिया तो कितना मिल गया मुझे, 2 पाई आर एल, और कितना मिलेगा मुझे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप जानते हो अगर इस सरफेस से आप देखो तो यहां पे एरिया वेक्टर और ई वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, इसका तो कोई फ्लक्स आएगा नहीं, फ्लक्स सिर्फ कर्व्ड सरफेस से आएगा, सिर्फ ये जो कर्व्ड सरफेस है उसी से फ्लक्स आएगा। तो अगर आप कर्व्ड सरफेस का अगर आप एरिया निकालो तो कितना मिलेगा, E इंटू 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई स्मॉल आर मिलेगा, 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर एल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, एल से आपका एल कैंसिल हो गया, तो ई कितना मिल गया आपको, ई मिल गया आपको सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, ये आपका इनर पॉइंट में मिल गया। तो आउटर पॉइंट पे आपका क्या मिलेगा, 0, और इनर पॉइंट पे ये मिल जाएगा। फटाफट आप नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
चलो कर लिया होगा आपने नोट डाउन। अब हम क्या देखते हैं, इसी वायर को हम क्या देखते हैं, इसकी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी अगर आपको गिवन है। अगर ये आपका कंडक्टिंग वायर नहीं है, अगर आपको इंटीग्रेशन में कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारा पूरा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर अपलोड हो चुका है, उसमें हमने 4 लेक्चर बनाए हैं। तो आप जाके इंटीग्रेशन का लेक्चर, हमारा लेक्चर नंबर 3 है, उसमें जाके आप देख सकते हो 11th क्लास की सीरीज में कि इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, है ना। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं जितनी चीजें आपको बता रहा हूँ आप फटाफट उसको कर लोगे। तो अगर आप मेडिकल के हो या IIT JEE के हो, जिसके भी बच्चे हो या बोर्ड के बच्चे हो, तो आपको जाके बस वहां पे प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आप जाओ, मेरे चैनल पे जाओ EDU अशोका, वहां पे प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप उसमें बेसिक मैथमेटिक्स का आपको सेक्शन मिलेगा। बेसिक मैथमेटिक्स में जाओ, उसमें लेक्चर नंबर 3 जो है हमारा, वो क्या है, इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। वो मैंने इंटीग्रेशन के लिए ही बस बनाया हुआ है। तो वहां से जाके आप देख सकते हो कि क्या इनकी वैल्यू जाएंगी, जो भी हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, वहां पे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो वहां से आप जाके देख सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उसका आपको लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। इंटीग्रेशन का मैं लिंक प्रोवाइड आपको करवा दूंगा, तो यहां से भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है ना। तो चलो फिर देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर ये है, और यहाँ पे अब इसकी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी दी हुई है। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या है, रो है, ठीक है। ये R लेंथ का है, ये नॉन कंडक्टिंग है। अब क्या है, ये नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी गिवन है, इसका मतलब ये नॉन कंडक्टिंग है, और इसमें कंप्लीट वॉल्यूम में क्या है, चार्ज भरा हुआ है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा। तो इसमें आपको सबसे क्वेश्चन नंबर 2 हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला, अगर आपको R इज ग्रेटर देन R के लिए निकालना हुआ तो आप निकालो सबसे पहले, फिर मैं आपको बताता हूं। चलो अब मैं बताता हूं आपको, आपने निकाल लिया होगा। तो आपको क्या करना है, इसको, ये वायर का क्रॉस सेक्शन है, इसमें आप गॉसियन सरफेस से जूम कर लो। ये आपकी गॉसियन सरफेस है। ये डिस्टेंस कितनी है, यहां से R है, ये डिस्टेंस यहां तक की क्या डिस्टेंस है, R है, ठीक है। और इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R गिवन है। इसकी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या है, रो है, ठीक है ना। रो इसकी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है। अब हमें क्या निकालना है, किसी भी पॉइंट P पे हमें बताना है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो अब देखते हैं, ये हमारा पॉइंट है, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। कैपिटल R से अगर बड़ा है तो हमारी ये गॉसियन सरफेस आएगी। और अगर हम इसमें देखें तो ये कैसी गॉसियन सरफेस रहेगी, कुछ इस टाइप की गॉसियन सरफेस रहेगी, ठीक है ना। इस टाइप की हमारी गॉसियन सरफेस रहेगी अगर हम लाइन को देखें, क्योंकि ये हमारा सिलिंड्रिकल वायर है, ठीक है ना। सिलिंड्रिकल वायर है तो गॉसियन सरफेस कुछ ऐसी रहेगी। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर दोनों क्या रहेंगे, सेम डायरेक्शन में रहेंगे, ठीक है ना। ds और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में रहेंगे। और बाकी आपको निकालना है, यहां से आप निकालोगे कि क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये आपको खुद से ट्राई करना है कि क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने गॉसियन सरफेस आपको बना के दिखा दिया, इस टाइप से बना के आपको ट्राई करना है, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया था। अब उसके बाद मैं दूसरा, अगर कंडीशन आती है क्या, अगर R ग्रेटर देन लेस देन कैपिटल R है, R लेस देन कैपिटल R है, तब आप क्या करोगे, तब आप गॉसियन सरफेस कैसे आप एज्यूम करोगे। ये आपका क्रॉस सेक्शनल वायर है, अब इसमें आप अंदर में एक गॉसियन सरफेस आप एज्यूम कर लोगे, ठीक है ना। तो यहां से आप देखोगे, कुछ लोग जब मूवी देख के आते हैं ना, तो उनके साथ क्या होता है, उनके दिमाग में मूवी ही चल रही होती है ना। आएंगे तो दोस्तों से खूब बात करेंगे, अरे भाई आज सिनेमा देखने गया था, क्या एक्टिंग की है करीना ने भाई, करीना की एक्टिंग देख के मजा आ गया भाई, है ना। इरफान भाई ने तो एकदम फोड़ दिया पूरा,
इरफान भाई ने बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग करी हुई है ना। तो उनके दिमाग में बस यही चीजें चलती रहती हैं जब वो पढ़ाई भी करते हैं ना। तो वैसे लोगों के लिए मैं बोलता हूँ कि अब तो आप मूवी देखना थोड़ा कम करो और पढ़ाई में ज़्यादा दिमाग लगाओ, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, है ना, बहुत ही मज़ा आएगा आपको पढ़ने में भी, ठीक है ना। जैसे आपको मूवी देखने में मज़ा आता है, अब तो लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग वीडियो इतने बना ही रहे हैं, आप जाके ऑनलाइन आप पढ़ाई कर सकते हो, तो उसमें आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और जो भी डाउट है मैं क्या करूंगा, कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, या तो अगर आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अपना कोई भी क्वेश्चन जो आपको पूछना है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक देता हूं हमेशा, और वो नंबर वहां पे रहेगा, उस नंबर पे आप जाके मुझसे डाउट पर्सनली आप पूछ सकते हो, जो भी आपका डाउट रहता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अगर इनसाइड पार्ट पे अगर आपको निकालना है तब क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डिस्टेंस कितनी है, r है, ये लेंथ है r हमारी, और ये रेडियस कितनी है, कैपिटल R है, ठीक है। अब हमें इस वाले पॉइंट पे निकालना है, तो इसको भी आप खुद से कर सकते हो, मैं आपको एक तरह से एलिमेंट लेना मैं बता देता हूं। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds की डायरेक्शन सेम होगी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds की डायरेक्शन सेम होगी। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट ds वेक्टर कितना आ जाएगा, Q इनक्लोज कितना आएगा बताओ आप। यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से अपना एलिमेंट कंसीडर करोगे, है ना। ये मैं आपको सिलेंड्रिकल एलिमेंट बता रहा हूं, इस तरीके से आप कंसीडर करोगे अपना एलिमेंट। मैंने मान लिया ये लेंथ कितनी है, L है, ये मैंने क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाया है, ये मैंने साइड व्यू दिखाया है, ठीक है। तो ये आएगा E डॉट ds आएगा, Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो आएगा। अब EDS आप जानते हो हमेशा ये क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। अगर आप, ये मैंने गड़बड़ दिखा दिया यहाँ पे, ये जो है अगर आपका क्रॉस सेक्शन वायर है, अगर ये वायर है तो गॉसियन सरफेस आपको ऐसे जूम करना है, ठीक है ना, क्योंकि इनसाइड द वायर हम देख रहे हैं, इनसाइड द वायर हम देख रहे हैं, जो इस लाइन से कितनी डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे, ऐसा आपका ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है। Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हमें देखना है E और ds किधर होंगे, रेडियल डायरेक्शन में होंगे, तो आप क्या लिखोगे, इसको E डॉट ds में डायरेक्टली EDS कर देता हूं, cos 0 को मैंने 1 ले लिया डायरेक्टली यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी गिवन है, रो है, तो चार्ज डेंसिटी रो है, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ आप, 2 पाई आर स्क्वायर होगा ना, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, यही तो होगा, डिवाइडेड विद एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ये मिल जाएगी वैल्यू। अब आप E को बाहर कर लो यहां से और इंटीग्रेट कर दो ds को, तो कितना मिल जाएगा आपको, 4 पाई आर स्क्वायर एल रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये मिलेगा आपको। अब यहाँ पे E की वैल्यू निकालनी है हमें, E ds को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो कितना मिलेगा, सिर्फ ये कर्व्ड सरफेस का आपको एरिया मिलेगा, सिर्फ कर्व्ड सरफेस के लिए निकालोगे, क्योंकि इन दोनों सरफेस के लिए फ्लक्स हमारा क्या होगा, 0 होगा, तो हमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस पे देखना है। तो कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना मिलेगा, 2 पाई आर इंटू एल, यही तो मिलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर एल एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो 2 पाई 4 पाई से कैंसिल हुआ, यहाँ 2 मिल गया आपको, और यहां से L और L कैंसिल हो गया, ठीक है, R से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो अगर आपको E निकालना है तो कितना मिलेगा, 2R इंटू रो डिवाइडेड विद एप्सिलॉन नॉट। ये आपका R अगर लेस देन कैपिटल R है, ये आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। फटाफट आप नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने, तो यहां से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। अब यहां पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, यहां पे अगर हम रो लिखें पाई आर स्क्वायर इंटू एल लिखें, ये कितना मिलेगा, अगर इनक्लोज्ड अगर आप निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये तो सही है,
EDS ये भी सही है। तो अगर आप इसके लिए निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 पाई r इंटू एल पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर बाई रो। ठीक है, सही है, ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अब हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग शुरू करते हैं। आज अपना न्यू टॉपिक शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें शुरू करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए सर्टेन पॉइंट। जो भी हमें वर्क करना पड़ता है वो क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहां पे आप लिखोगे पहले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। तो अगर यहां पे मान लो ये कोई चार्ज आपका रखा हुआ था Q1, ठीक है, और यहां आप इंफिनिटी से एक चार्ज को लेके आए और आप यहां पे लाके आपने उसको रख दिया। ये आपका चार्ज है Q, इसको आपने कैपिटल Q रखा, इसको आपने Q रख दिया, ठीक है। ये आप कहां से लेके आए, इंफिनिटी से आप लेके आए और इसको लाके आपने यहां पे रख दिया। इसको क्या बोलोगे आप, इसका यहां से यहां तक लाने में जो वर्क हुआ है, इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में, पॉइंट P तक लाने में, जो कि कितनी डिस्टेंस पे है, मान लो R डिस्टेंस पे है। R डिस्टेंस में जो पॉइंट है, इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क हुआ है, उसी वर्क को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं उसका। तो अगर हम देखें, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालें, अगर हम इसका फॉर्मूला निकालें कि क्या आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, तो हमने मान लिया यहां से किसी पॉइंट x पे लाने में, x डिस्टेंस पे हमने लाने में, x से फिर हम कितना मूव कराए इसको, dx डिस्टेंस। तो ये हमने कितना मूव कराया इसको, dx डिस्टेंस। x से dx डिस्टेंस हमने मूव कराया, तो हमारा वर्क डन कितना हुआ। अगर हम इसको लिख दें dw अगर हम लिख दें, तो आप बताओ इस वाले पॉइंट पे जब ये यहां पे था चार्ज, तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा था, K कैपिटल Q स्मॉल q बाई एक्स स्क्वायर, यही तो लग रहा था। अब जब आपने इसको dx मूव करा दिया, dx आपने मूव कराया, तो इस पे वर्क डन कितना हुआ, dx से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है वर्क डन। अब अगर मैं टोटल वर्क लिखूं, इसका वर्क अगर मैं लिखूं तो कितना हो जाएगा बताओ आप, KQ बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, कहां से कहां तक, इंफिनिटी से स्टार्ट करूंगा और मैं कहां पे लाके छोड़ूंगा इसको, R डिस्टेंस पे। इंफिनिटी से R तक मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, इंफिनिटी से स्मॉल r, ठीक है। और हमें क्या मिल जाएगा, KQ कैपिटल Q बाई एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा बताओ, KQ बाई KQ इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर dx मिल जाएगा, ठीक है, जी इंफिनिटी टू R, ठीक है, ये मिलेगा हमें। अब हम क्या करें, इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो आप जानते हो 1 बाई एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे, x पावर -2 मिलेगा। x पावर -2 को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो कितना मिल जाएगा, KQ आप ऐसे ही रखो, KQ इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये मिलेगा आपको x पावर -1 अपॉन -1, यही मिलेगा आपको, इंफिनिटी टू 0, इंफिनिटी टू R, ठीक है। अब अगर हम यहां पे देखें तो अगर हमें वर्क डन मिला, वर्क डन हम कितना लिखेंगे, KQ यहां पे कितना मिल जाएगा बताओ आप, -1 बाई एक्स मिलेगा,
कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से आर तक। अब इसकी वैल्यू आप रख दो, k कैपिटल Q स्मॉल q, और ये कितना मिल जाएगा, -1/r माइनस माइनस प्लस 1/इंफिनिटी। ठीक है, यही वैल्यू मिलेगी। अब अगर हम इसकी वैल्यू लिखें तो कितना मिल जाएगा, W हमें कितना मिल गया, KQQ/R। तो जो हमने वर्क किया वो वर्क हमें कितना मिल गया, ये -KQQ/R। तो अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखें, पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लिखें इसकी, तो ये कितनी होगी, KQQ/R होगी। ये इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी किसी भी पॉइंट पे। समझ आया आपको? इसकी वैल्यू नेगेटिव क्यों है और इसकी वैल्यू पॉजिटिव क्यों है, यहां से हम समझते हैं। जब हम इसको इधर लेके आ रहे थे तो जो हम वर्क कर रहे थे वो इस डायरेक्शन में कर रहे थे, लेकिन फोर्स हमारा किधर लग रहा था, इस डायरेक्शन में लग रहा था। फोर्स हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा था। इसी वजह से हमारी वैल्यू क्या आई थी, नेगेटिव आई थी। लेकिन जब हम पोटेंशियल एनर्जी लेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो KQQ हमारा R आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, आप फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलो, कर लिया होगा आपने नोट डाउन, इसको मैं रब करता हूं। अब हम यहां पे देखते हैं, अगर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में हम देखते हैं कि कितना वर्क डन होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की आप डेफिनेशन लिख लो, वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done to bring a charge from infinity to a particular point, from infinity to a particular point is called potential energy of the charge, potential energy of the charge at that point। उस पॉइंट पे क्या होगा, वो चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है ना, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब हम इसका यूनिट देख लेते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट इसका होगा जूल। जूल होगा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जे से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये क्या होती है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ये क्या होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना, तो इतना आप नोट डाउन करो, फिर मैं एक डेरिवेशन आपको और बताता हूं। पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको किसी का निकालना हुआ तब आप कैसे निकालोगे। चलो, कर लिया होगा। अब मैं इसको रब करता हूं और एक कंडीशन में और दिखाता हूं आपको। अगर आपको दिया हुआ है कहीं पे क्वेश्चन, मान लेते हैं, या तो मैं डेरिवेशन ही करके दिखाता हूं आपको। एक चार्ज है हमारा कैपिटल Q और एक चार्ज हमने U को, एक चार्ज स्मॉल q को, पहले ये जो था हमारा ये R इनिशियल पे था, अब हम वापस इसको कहाँ लेके आ रहे हैं, R फाइनल पे लेके आ रहे हैं। ये हमारी वैल्यू है R फाइनल। इसको हम R1 बोल देते हैं और इसको हम R2 बोल देते हैं, R1 और R2 बोल देते हैं। ठीक है, तो जब ये R1 पे था, जब ये चार्ज हमारा किस पे था, R1 पे था, किसी डिस्टेंस R के लिए अगर आप लिखो डेल्टा U,
डेल्टा यू कितना होता है, के क्यू बाई आर होता है। तो अगर बताओ ये R1 पे था, R1 पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हम उसी फॉर्मूला उस तरीके से देख लेते हैं, इंटीग्रेशन जो करके मैंने आपको बताया था, या आप डायरेक्टली अगर इससे लिखना चाहो तो आप इससे डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी आपको डिफरेंस लिखना हुआ कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करने में कितना वर्क डन हुआ है, ये अगर आपको निकालना है, तो अगर आपको वर्क डन निकालना है, वर्क डन क्या होता है, यही आपका होगा डेल्टा यू, वर्क डन ही तो होगा डेल्टा यू। ये क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करने में कितना होगा, के क्यू बाई आर, और कहां से कहां तक, R2 से R1 तक, ठीक है ना। ये यहां तक मूव करने में कितना वर्क हुआ है, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, अब यहां पे क्या आ जाएगा, 1/r फ्रॉम R2 टू R1, यही तो आएगा। के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, यहां पे क्या आ जाएगा, अब ये वैल्यू आप रख दो, पहले R1 की वैल्यू 1/r1 माइनस 1/r2। तो अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर मूव करते हैं तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना आता है, उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब हम इस पे एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे अगर मैं बोलूं, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, यहां पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं, एक पे चार्ज है Q, दूसरे पे चार्ज है 2Q और तीसरे पे चार्ज है Q। तीनों किस पे रखे हुए हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस पे रखे हुए हैं ये। इस ट्रायंगल की लेंथ कितनी है, इसके साइड की A गिवन है, ठीक है ना। तो अब आपको बताना है कि इस सिस्टम का व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अगर आपको निकालना है तो क्या आएगा, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, पहले क्या करोगे आप, इसको आप मान लो चार्ज 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3, ठीक है ना, 1 2 3 मान लो। तो पहले आप क्या करोगे, U बिकॉज ऑफ 1 and 2 प्लस U बिकॉज ऑफ 1 and 3 प्लस U बिकॉज ऑफ 2 and 3, ठीक है ना। तो हम सबको लेते हैं, एक 1 के साथ में 2 को लेंगे, 1 के साथ में 3 को लेंगे, और 1 फिर क्या करेंगे, 2 के साथ में 3 को लेंगे, 2 के साथ में 1 को लेंगे। तो ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना। ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, वही हमारी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अगर हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू हमें निकालनी है कि क्या आएगी ये वैल्यू। तो अब अगर हम ये वैल्यू निकालें तो क्या आएगी बताओ आप, अगर मैं U12 निकालूं, U1 and 2 इसको अगर मैं निकालूं तो क्या लिखूंगा, K Q इंटू 2Q बाई R की वैल्यू कितनी है, A है, ये वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 2KQ स्क्वायर बाई A, 2KQ स्क्वायर बाई A, इक्वेशन नंबर 1 मान लो आप। अब उसके बाद आप निकालो U13 निकालो आप, 13। तो आप 1 और 3 को देखेंगे और हम 2 को भूल जाएंगे। अब 1 और 3 को अगर आप देखोगे, इसको 3Q आप मत समझ लेना, ये मैं इसको, ये 2Q है यहाँ पे, ठीक है ना, 2Q है, इसको हम चार्ज नंबर 2 बोल देते हैं, इसको चार्ज नंबर 3 बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर U13 आपको निकालना है तो क्या हुआ, KQQ बाई A, यही तो आएगा। तो कितना मिल जाएगा, KQ स्क्वायर बाई A मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 मान लो आप। U23 आप निकालो, 23 कितना आ जाएगा बताओ आप, KQ इंटू 2Q बाई A, यही तो मिलेगा। तो कितना मिलेगा, 2KQ स्क्वायर बाई A, इक्वेशन नंबर 3। अब टोटल एनर्जी U कितनी आ जाएगी, तीनों को आप ऐड कर दो,
U12 प्लस U13 प्लस U23, ठीक है ना, ये आएगा। अब यहां से हम आप निकालो कि क्या वैल्यू आएगी पोटेंशियल एनर्जी की। तो तीनों को अगर आप ऐड करते हो 2 2 4 1 5 तो कितना मिल जाएगा 5kq²/a। ये इसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है ना। ये आप फटाफट लिख लो, फिर हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। अब मैं रब कर रहा हूं इसको। अब हम इस पे न्यूमेरिकल्स कुछ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। ये इस पे जो भी हमारा पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल है, उसके बाद हम लोग पोटेंशियल देखेंगे। पोटेंशियल को भी हम लोग डिफाइन करेंगे और निकालना हम लोग सीखेंगे, अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट के कारण वो सारी चीजें हम सीखेंगे। अगर मान लो कहीं पे 4 चार्जेस दिए हुए हैं इस तरीके से, या 5 चार्जेस दिए हुए हैं, तो आपको अगर इसको 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, इसको 3 बोल दें, इसको 4 बोल दें, इसको 5 बोल दें, और इस सिस्टम की अगर आपसे एनर्जी पूछी जाए तो आप क्या लिखोगे, U12 प्लस U13 प्लस U14 प्लस U15 प्लस U, अब 1 का सभी के साथ कॉम्बिनेशन मिल गया, 1 2 3 4 5 के साथ सभी के साथ मिल गया। अब 2 का 3 के साथ प्लस U2 का 4 के साथ प्लस U2 का 5 के साथ कॉम्बिनेशन प्लस U3 का 4 के साथ प्लस U3 का 5 के साथ प्लस U4 का 5 के साथ। इतने आपको कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, ये सारी वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेगी और इसको ऐड करना पड़ेगा, तब आपको क्या मिलेगा, पांचों चार्जेस के कारण कितना पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो मिलेगा, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। तो जितने नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ते जाते हैं, ये हमारा टर्म क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाता है ना। हम इस पे न्यूमेरिकल कल करेंगे, हम बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पे देखेंगे, तो इसमें आपको अभी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना आप समझते रहो आप कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारी होती क्या है। आज हम थोड़ा एक चीज और देख लेते हैं कि किसी भी कैविटी के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हुआ तो आप कैसे निकालोगे, ये चीज हम देख लेते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी, एक कैविटी के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हुआ तो आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। तो जैसे मान लो ये मेरा एक स्फेरिकल चार्ज है कोई, जिसकी डेंसिटी मुझे दी हुई है, कितनी है, रो है, और इसमें एक स्फेरिकल कैविटी है। ये क्या है, स्फेरिकल कैविटी है, ये इसका रेडियस इसका गिवन है हमें r है, और ये जो कैविटी है इसकी रेडियस हमें गिवन है r/4 है, इसकी रेडियस r/4 है, ठीक है ना। अब इस कैविटी के कारण, ये कैविटी यहाँ पे हमें गिवन है, अब हमें क्या करना है, किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मैंने मान लिया एक पॉइंट हमारा ये है जिसकी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से इनसाइड में ही कोई पॉइंट है हमारे यहाँ पे जिसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, r है। इस r डिस्टेंस पे हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी। तो अगर कभी कैविटी का क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सुपरपोजिशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सुपरपोजिशन मेथड हमारा क्या बताता है कि आप मान लो आपका स्फीयर में कैविटी है ही नहीं, अगर स्फीयर में कैविटी नहीं होती तो स्फीयर कुछ आपका ऐसा होता, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये हमारा सेंटर है, यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, r गिवन है, और इसकी रेडियस कितनी है, r है, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो, ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इसकी गिवन है। तो अगर आपको r पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता तो आप आसानी से निकाल सकते थे, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने आपको जो बताया हुआ है उससे आप निकाल सकते थे कि कितना आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, आसानी से निकाल लोगे। अब अगर यहाँ पे एक कैविटी गिवन है, अगर एक कैविटी गिवन है तो इस कैविटी के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। ये हमारा कैविटी हो गया, ये बिकॉज ऑफ स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है,
स्फीयर के कारण इधर आ रहा है, और कैविटी के कारण आप निकाल लो। कैविटी के कारण अगर आपको यहां पे निकालना है किसी भी पॉइंट पे अगर आपको यहां पे निकालना है, तो कैविटी के कारण अगर ये डिस्टेंस दी हुई है, मान लो ये डिस्टेंस हमें दी हुई है 2r, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी है 2r है, ठीक है। यहां से अगर आप इसको मिलाओगे तो क्या मिल जाएगा, ये r ये 2r और ये कितना मिल जाएगा कैपिटल R/2, ठीक है। तो इससे आप निकाल सकते हो कि क्या वैल्यू आएगी इस एंगल की, एंगल आप निकाल सकते हो यहां से, ठीक है। तो अगर आप कैविटी के कारण देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा। तो अगर आप कैविटी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो और फिर क्या करो, सुपर पोजिशन कर दो आप उनका। कैविटी वाला चार्ज तो एक्चुअली है नहीं, तो आप क्या कर दो, इसी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से घटा दो, आप उसको क्या कर दो, आप माइनस कर दो, है ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से आप करोगे तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, और दोनों को वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर दो, आप वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दो आप दोनों के, तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो एक स्फीयर के कारण अगर आप देखो तो स्फीयर के कारण अगर इनर पॉइंट पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इंटीग्रेशन आप क्या करते थे, ई ds मिलता था आपको, और क्या करते थे आप 4/3 पाई स्मॉल r³ इंटू रो डिवाइडेड विद एप्सिलॉन नॉट, यही तो आता था। E आपका बाहर आ जाता था, और यहां पे ds को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो कितना आता था 4πr², यही आता था 4πr², ठीक है ना। अगर आप इसके कारण देखते हो, ठीक है, 4πr², ये गॉसियन सरफेस अगर आप एज्यूम करके चलते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा 4/3 पाई r³ रो डिवाइडेड विद एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, r² से r³ कैंसिल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो कितना होगा r इंटू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। और इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, इसकी डायरेक्शन हम यहां से देखते हैं, कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। अब हम ये इसकी डायरेक्शन देखते हैं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो इसकी डायरेक्शन ऐसी आएगी। तो अगर हम कैविटी के कारण देखें, बिकॉज ऑफ कैविटी, कैविटी के कारण अगर हम देखें, कैविटी के कारण अगर हम निकालें तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा बताओ आप। अगर आप कैविटी की बात करो तो ये इसकी रेडियस कितनी है r/4 है, तो कितना मिल जाएगा आपको, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो तो KQ/r², यही तो मिलेगा आपको, क्योंकि ये आपका बाहर में है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलता है KQ/r² मिलता है। तो Q आप अगर निकालोगे तो कितना मिलेगा 4/3 पाई r³ कितना मिल जाएगा r/4 होल क्यूब इंटू रो डिवाइडेड विथ क्या मिलेगा आपको डिस्टेंस 2r, तो कितना मिल जाएगा 4r², यही तो मिलेगा 4r²। इससे अब आप निकाल लो, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और यहां पे कितना मिल जाएगा आपको k पाई, और यहां पे क्या मिल जाएगा r³ k पाई r³ इंटू रो डिवाइडेड विथ 3r² इंटू 3×64 लिख देता हूं मैं, इंटू r², यही तो आएगा, यही आएगा ना। तो यहां से आप निकाल लो, k की वैल्यू आप रख सकते हो, अगर आप रखना चाहो, नहीं रखना चाहो तो नहीं भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैं अगर k की वैल्यू यहां पे रख देता हूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आ जाएगा, मल्टीप्लाइड विथ पाई r³ इंटू रो डिवाइडेड विथ 3×64 क्रॉस r², ये आ जाएगा। अब यहां से पाई आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से आप मल्टीप्लाई कर दो सबको, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना मिलेगा आपको r³ रो डिवाइडेड विथ कितना मिल जाएगा आपको, यहां से आप अगर 4 3 12 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा इंटू r² एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा,
एप्सिलॉन नॉट भी आएगा, ठीक है। इसको आप मान लो E1 हो गया, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इसका आपको क्या करना है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है। यहां पे अब देखो, यहां पे अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं, ये E को अगर मैं रिजॉल्व करूं, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये एंगल हमारा थीटा होगा तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, डायग्राम से आप देख के बताओ, डायग्राम से अगर आप देख के बताओगे, मैं मान लेता हूं ये एंगल हमारा कितना है, 90 डिग्री है। कॉस थीटा अगर आप निकालो, कॉस थीटा कितना मिलना चाहिए आपको, कॉस थीटा या इस डायग्राम से अगर आप देख के निकालो तो कितना मिलेगा, r/2r, तो कितना मिल जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 मिल जाएगा आपको। अगर आप साइन थीटा निकालोगे, साइन थीटा कितना मिल जाएगा, √3/2, ठीक है, साइन थीटा आपका ये आ गया। अब आप इसके कंपोनेंट को रिजॉल्व कर दो, जो E1 E का कंपोनेंट है उसको आप दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दो, तो ये कितना मिलेगा, E cos थीटा, और ये कितना मिल जाएगा, E sin थीटा, ठीक है ना, E cos थीटा और E sin थीटा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से अब अगर आप इसको रिजॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा आप बताओ, E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से आ जाएगी E cos ऑफ थीटा, कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको E cos ऑफ थीटा, E cos थीटा कितना मिलेगा, r इंटू रो डिवाइडेड विथ 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू आप रख दो, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, तो कितना मिलेगा r/6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, r/6 एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है, ये हमें 90 डिग्री पता है कि ये हमारा कितना है, 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक है ना। तो यहां से आप निकालोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, E cos थीटा, E cos थीटा हमें मिल गया, यहां से ये कंपोनेंट आ गया इसका इस डायरेक्शन में, ये जो कंपोनेंट आया। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर हम निकालें E परपेंडिकुलर, तो कितना मिलेगा हमें, E पैरेलल हमने निकाला है, E पैरेलल कंपोनेंट निकाला है, हमें ये मिला। E परपेंडिकुलर अब हम निकालेंगे तो ये कितना मिलेगा, E sin ऑफ थीटा, E sin थीटा मिलेगा। E sin थीटा आप रखो तो कितना मिलेगा, r/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू √3/2, ठीक है, कितना आ जाएगा बताओ आप, √3, तो कितना मिल जाएगा, r/2√3 एप्सिलॉन नॉट, ये मिल जाएगा। अब आप क्या करो, इस वेक्टर में से इस वेक्टर को घटा दो, जो हमारा ये वाला वेक्टर आया हुआ है E1 जो आया हुआ है, उसको आप किसमें से घटा दो, ये जो आपने पैरेलल वेक्टर निकाला हुआ है, तो इसमें से अगर आप घटाओगे तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, इस वेक्टर का कुछ वैल्यू आ जाएगा इस वेक्टर का, ठीक है ना। वहां से आप निकाल सकते हो कि कितनी वैल्यू आएगी, नेट जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा इस पे, नेट जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी क्या वैल्यू आएगी। तो इसके आगे आप वेक्टर का क्या करना है, अब सब्ट्रैक्शन करना है बस। ये मैंने इस कंपोनेंट में और इस कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, तो इन दोनों को आप घटा देना, फिर इस कंपोनेंट के साथ आप क्या करोगे, स्क्वायर में लेके इसको आप निकाल लोगे कि क्या वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लो यहां तक, यहां के आगे आप खुद सॉल्व करना, ठीक है। ये एडवांस लेवल की आप प्रॉब्लम बोल सकते हो, ठीक है। चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम लोग आज का लेक्चर खत्म करेंगे, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, अगर कैविटी के अंदर में किसी पॉइंट पे निकालना है, कैविटी के अंदर में अगर किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो कितना आएगा। अगर मान लो ये एक स्फीयर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये एक स्फीयर दिया हुआ है, इसमें एक कैविटी बना हुआ है ये, ठीक है, ये एक कैविटी बना हुआ है, और कैविटी में किसी पॉइंट P पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो यहां पे फिर से क्या करेंगे, हम सेम वही सुपर पोजिशन लगाएंगे। यहाँ पे इसका सेंटर है C1 और इसका सेंटर है C, इसकी रेडियस है कैपिटल R,
और इसकी रेडियस कुछ गिवन है, सपोज इसकी रेडियस कितनी है r/3 गिवन है, r/3 गिवन है, ठीक है। तो ये इसकी रेडियस है। अब हम क्या करेंगे, इसको P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सुपरपोजिशन से लगाएंगे। पहले हमने स्फीयर ले लिया, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा पॉइंट P है, पॉइंट P पे हमने स्फीयर के कारण निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, इसको हमने बोल दिया E1। तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, E1 की वैल्यू क्या आई। फिर हम क्या करेंगे, स्फेरिकल कैविटी ले लेंगे, स्फेरिकल कैविटी के अब इनसाइड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये इसका सेंटर, ये इसका पॉइंट है, इनसाइड वाले पॉइंट पे आपको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इसको हम मान लेते हैं E2। अब ये हमें कितना मिल गया, E2 वेक्टर, ठीक है। ये भी हम निकाल लेंगे, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। अब दोनों को क्या कर देंगे हम, अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, E नेट, तो हम क्या करेंगे, E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर कर देंगे। जो कैविटी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, उसका हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे कि कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। आपको सारी वैल्यूज अगर दी रहेंगी तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा कैविटी के किसी पॉइंट पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से करते हैं। अगर कहीं भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे इसको और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और जो हमारा टॉपिक शुरू हुआ है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा आ जाएगा डाइपोल और बाकी चीजें हम लोग उसको आगे देखेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।